नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर। पिछले कुछ हफ्तों या फिर पिछले कुछ महीनों में हमने बातचीत इस मुद्दे पर की है कि कोविड का भारतीय इकोनॉमी, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ा है। अब सेकेंड वेव से देश उबर रहा है, लेकिन सेकेंड वेव की मार अब भी आपके आसपास दिखाई देगी और खास तौर से नौकरियों या फिर जॉब्स के सिलसिले में अगर आप देखें तो हिट लगा है। सीएमआई की हाल ही में रिपोर्ट आई और उसमें साफ कहा गया कि कोविड की सेकेंड वेव के चलते करीब करीब 1 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरियां गंवाई। तो अब यहां से आगे का आउटलुक क्या है? क्या स्थिति में बेहतरी देखने को मिल रही है? क्या मार्केट में फिर से जॉब्स मिलने लगे हैं या फिर अब भी कुछ ऐसे तबके हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान। गोइवैल्स के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर गौरव हिरे और साथ ही साथ अविघ्न के फाउंडर गुरप्रीत सिंह। आप दोनों का ही स्वागत है। आप दोनों ही बहुत ही अलग तरीके से लोगों को नौकरियों पर लगाते हैं, उनकी इवैल्यूएशन होती है और फिर से इवेंचुअली वर्कफोर्स का लोग हिस्सा बनते हैं। डॉक्टर हिरे, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। सीएमआई की रिपोर्ट आई एम श्योर आपने भी देखी है। कई सारी रिपोर्ट से कह रहे हैं कि ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स में सबसे ज्यादा मार पड़ी। इनफैक्ट कई लोग जो बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे थे, स्टार्टअप्स में काम कर रहे थे, उनको नौकरी से इस दूसरी वेव के बाद भी हाथ धोना पड़ा है। ग्राउंड सिचुएशन इस समय जून के अंत में क्या दिख रही है? देखिए, सच तो ये बात है कि कोविड के दोनों वेव्स काफी सीरियस रहे हैं, स्पेशली इकोनॉमी के लिए और जॉब्स के लिए। एंड ब्लू कॉलर्स, स्पेसिफिकली ब्लू कॉलर्स वर्कर्स को तो ज्यादा इसका इफेक्ट हुआ है। और अभी भी सिचुएशन इतनी बेटर नहीं है। मुझे लग रहा है ये जो सिचुएशन है अभी और 2-3 महीने चलेगी, पर उसके बाद डेफिनेटली हम एक चेंज देखेंगे। जहाँ ऑफिस वर्कर्स और कॉर्पोरेट्स की बात हम करेंगे तो वहाँ पे लास्ट 2 महीने से थोड़ा अपलिफ्ट हुआ है। ज्यादातर हायरिंग होनी शुरू हो चुकी है। बट हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि उनमें भी एक्चुअली अनदर 2 मंथ्स थोड़ा सिचुएशन वीक रहेगा। पर उसके बाद होपफुली अगर हम थर्ड वेव की बात नहीं करें तो आई थिंक सिचुएशन प्री कोविड लेवल्स तक पहुंचने की काफी उम्मीद है। ओके, लेकिन मार पड़ी है। गुरप्रीत, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? क्योंकि आपकी कंपनी प्राइमरीली गिग इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। तो पिछले 3 महीने कैसे रहे एंड कंपेयर टू द फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव कितनी बुरी या बेहतर थी? राइट हर्षिता। सो हर्षिता, हमें पता है कि सेकेंड वेव काफी सिवियर थी फर्स्ट वेव के कॉरेस्पॉन्डिंग, राइट, अगर हम कंपेयर करें। बट अगर मैं बिजनेस में इम्पैक्ट देखूं, अगर मैं गिग इकोनॉमी में इम्पैक्ट देखूं, तो उतना एक्सट्रीम इम्पैक्ट हमें इस बार नहीं दिखा है। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो अप्रैल में हमें बिजनेस में इफेक्ट हुआ 10-15%, बट हमारा मई और जून उससे काफी बेटर गया। इनफैक्ट मार्च के ऊपर हमें ग्रोथ दिखी है। अब इसका कारण ये है कि लास्ट टाइम की लर्निंग के हिसाब से हम लोगों ने इस बार बेटर प्रिपेयर करके रखा था। हम लोगों ने डाइवर्सिफाई की थी अपनी कुछ अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि आप, अगर मैं बात करूं फील्ड ड्रिवन और रिमोट वर्क की, राइट, मैंने उसमें एक बैलेंस क्रिएट करके रखा। तो उससे क्या हुआ कि लॉकडाउन होने के बाद भी, चाहे फील्ड ड्रिवन वर्टिकल्स हमारे इफेक्ट हो गए, टेम्पररी 2-3 महीने उस पर इफेक्ट आया, बट क्योंकि हमारा रिमोट वर्क बढ़ गया, उससे नेट इफेक्ट पॉजिटिव हो गया। सिमिलरली हम लोगों ने लास्ट माइल डिलीवरी में भी वेंचर किया लास्ट ईयर। तो उसमें भी एसेंशियल सर्विसेज कभी डाउन नहीं जाती हैं, लॉकडाउन हो ना हो। तो वहां पे भी इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, जो नेट इफेक्ट है वो पॉजिटिव रहा गिग इकोनॉमी के लिए, क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरली आ जाती है गिग में। एंड अगर थर्ड वेव भी आती है, आई थिंक हम लोग उसके लिए रेडी हैं। ओके, तो गिग इकोनॉमी आप बेसिकली कह रहे हैं कि थोड़ी सी इंसुलेटेड थी या फिर थोड़ा सा कम इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन डॉक्टर हिरे, आपने कहा 2 महीने लगेंगे कमिंग बैक टू नॉर्मल एंड गोइंग बैक टू द प्री कोविड लेवल्स। इस समय सबसे बड़ा कंसर्न आपके लिहाज से क्या है? क्या थर्ड वेव का डर है, इसीलिए लोगों को वापस नौकरियों पर नहीं लिया जा रहा है, या उतना बिजनेस एक्सपैंड नहीं कर पाए हैं कारोबार, इसीलिए इस समय वो कर्मचारियों पर पैसा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही है? तो जैसे आपने आपने सही बात कही है। एक्चुअली थर्ड वेव का थोड़ा कंसर्न है अभी भी।
क्योंकि हमने ये नोट किया कि वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी थोड़ी बीच में वीक हो गई थी, पर उसके बाद में रिकवरी काफी अच्छी हुई है। अभी भी ड्राइव उस लेवल पे नहीं पहुंची है कि बिजनेस को ऐसा लगे कि अब वक्त आ गया है टू गो बैक टू नॉर्मल। अभी भी कंपनीज डिसाइड कर रही है कि वो रिमोट वर्किंग करेगी। उनकी हायरिंग भी वो कॉशियसली कर रहे हैं। ऐसे मैं नहीं कहूंगा कि वो रुक चुके हैं। इट इज फार बेटर। अभी थोड़ा जैसे मैंने बताया कि इट इज बिकमिंग बेटर, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। पर आई थिंक वैक्सीनेशन ड्राइव का जो पेस है उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट है। अगर हम थर्ड वेव के पहले काफी हद तक वैक्सीनेशन कर पाए तो आई थिंक बिजनेसेस फिर कुछ सोचेंगे नहीं, क्योंकि आई थिंक बिजनेसेस भी अब रुके हैं बिकॉज दे वांट टू गेट बैक इनटू द मार्केट। उनको भी चाहिए कि ग्रोथ हो। उनको ऑलरेडी लास्ट 1 ईयर काफी लॉसेस हुए हैं और उनको रिकवरी करने वो रिकवरी करना चाहते हैं अब। तो आई थिंक इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा बिजनेस में तो हायरिंग लेवल्स विल बी बैक टू नॉर्मल। डॉक्टर हिरे, आपके एक्सपीरियंस में किन किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है? कहां पर रिकवरी में और टाइम लगेगा? तो बेसिकली ये तो प्रिटी क्लियर है कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। और फिर उसके बाद में रिटेल सेक्टर कहिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कहिए, इन सब सेक्टर्स पे काफी कोविड का असर रहा है। और इवन एजुकेशन, दो आई नो कि ई लर्निंग काफी बढ़ चुकी है, पर इफ यू टॉक अबाउट स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग क्लासेस, यहाँ सब काफी इम्पैक्ट रहा है। तो इन सेक्टर्स को अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा। और जैसे गुरप्रीत कह चुके हैं, गिग इकोनॉमी एक्चुअली इन सेक्टर्स को थोड़ा बफर कर रही है। आज के डेट पे काफी गिग इकोनॉमी जॉब्स वहां आ रहे होंगे फ्रॉम ई कॉमर्स, ई लर्निंग। पर इन द लॉन्ग रन आई थिंक ये कंपनीज चाहेगी कि वो फिर से फुल टाइम, फुल फोर्स में अपना ग्रोथ एक्सपीरियंस करे। तो इन ये जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रैवल टूरिज्म बोलिए, रिटेल बोलिए, कंस्ट्रक्शन बोलिए, एजुकेशन बोलिए, ये सेक्टर्स थोड़े कॉशियस होंगे रिकवरी के लिए। पर बाकी सब जो सेक्टर्स है जैसे एडटेक हो गया, ई लर्निंग हो गया, हेल्थ केयर, फार्मा, आई थिंक ये सेक्टर्स ऑलरेडी काफी तेजी से चल रहे हैं आगे। एंड जैसे मैंने कहा कि अनदर 1 मंथ 2 मंथ्स में इनकी रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी। गुरप्रीत, आपकी जो एक्सपर्टीज है वो गिग इकॉनमी है, यानी कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर लोगों की जहां पर ज़रूरत होती है वो लोग आपके पास आते हैं और क्वालिफिकेशन बेसिस पर आप उनको अलग अलग कंपनी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ते हैं। आपने एक चीज़ कही कि पिछले साल यानी कि 2020 की तुलना में 2021 में आप बेटर प्रिपेयर्ड थे, आप थोड़ा सा पिवट कर पाए। ये पिवट कैसे किया, अगर आप हमें समझा सकें? जैसे कि एक्सपर्ट एक सर्विस लाइन है हमने इंट्रोड्यूस की, जहां पे जो हाई स्किल टैलेंट होता है डेटा साइंस में, मार्केटिंग में, इवन अकाउंटिंग में, हम लोगों ने उन अपॉर्चुनिटीज को भी मैप करना शुरू कर दिया। बिकॉज आज की डेट में जो एंटरप्राइजेस हैं उनको सिर्फ एक कंसर्न है, वो कैसे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट बचाएं और अपना पीएनएल वेरिएबलाइज कर लें। हमारा काम था कि वो अपॉर्चुनिटी देख के वहां पे गिग को फिट कर पाए एंड वो ऑफरिंग अपने क्लाइंट्स को दे पाए। लेकिन गुरप्रीत, मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ, जब आप ये गिग इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या प्राइमरीली ये प्रोजेक्ट बेस होता है? यहाँ पर स्टेबिलिटी कितनी होती है? क्या गारंटी लोगों को मिल पाती है? क्योंकि नॉर्मली दूसरी जो कंपनियां हैं जो इनफैक्ट प्लेसमेंट्स का काम करती हैं या फिर नेटवर्किंग का काम करती हैं, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है। गिग इकोनॉमी में क्या वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट्स, क्या वो रोल देखने को मिल रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे, जो आपको शायद 2019 या 2018 में दिखता था, प्री कोविड दिखता था? तो हर्षिता, इसमें ना हमारा थोड़ा सा आपको एक बिजनेस के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा। तो चाहे हम गिग इकोनॉमी में हैं, बट जो हम काम उठाते हैं, एंटरप्राइजेस का जो हम काम करते हैं, वो उनके लिए कोर काम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको अपना बिजनेस डेवलपमेंट करना है, या उनको अपना वेरिफिकेशन करना है, या उनको अपनी लास्ट माइल डिलीवरी करनी है, ये एक काम कंटिन्यूअस काम है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार आएगा और रुक जाएगा। तो मीन्स कि जो भी हम फंक्शंस उठाते हैं वो कोर होते हैं और रेकरिंग होते हैं, मतलब वो आगे बढ़ते जाएंगे और रुकेंगे नहीं। अब रही बात एक गिग वर्कर की, अगर मैं बात करता हूं, उनके लिए स्टेबिलिटी तब आती है अगर उनके पिन कोड में काम हमेशा रहे। तो एज अ प्लेटफॉर्म मेरा ये काम रहता है कि अक्रॉस मेरे जितने फंक्शंस हैं, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, उस पर्टिकुलर पिन कोड पे हमेशा एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रखूं, सो दैट जो गिग वर्कर मेरे साथ एसोसिएट हो रहा है
उसको हमेशा एक सिक्योरिटी रहे कि ठीक है, आज अगर मान लो ऑडिटिंग नहीं चल रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, मैं लास्ट माइल डिलीवरी कर लूंगा। आज अगर मैं हॉस्पिटैलिटी मतलब एज अ सेक्टर रिड्यूस हो रहा है, बट मेरी इंट्रिंसिक नेचुरल टैलेंट है कम्युनिकेशन, मैं कस्टमर सपोर्ट अच्छा कर सकता हूं, तो शायद अविग्न मुझे टेलीकॉलिंग का काम दे देगा जो कस्टमर सपोर्ट पे है। सो इस वे में हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो स्टेबिलिटी चाहिए इस सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, वो हम देते रहे अपने गिग वर्कर्स को भी और अपने एंटरप्राइजेस को भी। आवाज एंटरप्रेन्योर में वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम चर्चा कर रहे हैं जॉब मार्केट की कि भारत में कोविड की सेकेंड वेव का कितना असर जॉब अपॉर्चुनिटीज और नए नौकरियों पर पड़ता दिखाई दिया है। मेरे साथ हैं अविग्न के गुरप्रीत सिंह और साथ ही गो एवेल्स के डॉक्टर गौरव हिरे। डॉक्टर हिरे, फिर ऐसी स्थिति में क्योंकि अब हम सब जानते हैं, अब हम लकी हैं कि हमारे पास एक स्टेबल जॉब है, ज़्यादा छटनी जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं नहीं हुई, तो आप कह सकते हैं कि आप बहुत लकी थे। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहां पर ये हुआ, मिसाल के तौर पर ट्रैवल टूरिज्म या फिर एंटरटेनमेंट या फिर हॉस्पिटैलिटी। अब जैसे गुरप्रीत ने भी कहा कि आप अपने स्किल सेट के लिहाज से कुछ और नौकरी ढूंढे, क्या वो आपने स्वॉपिंग देखी है आपके क्लाइंट्स में या फिर जो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या कंपनियां ऐसे लोगों को हायर करने को तैयार हैं जिसने पहले ये जॉब प्रोफाइल, इस तरह की कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल में काम नहीं किया लेकिन कुछ और काम किया है? आई थिंक गुरप्रीत ये कहना चाह रहे थे कि जो गिग इकोनॉमी वर्कर्स है उनको वो ट्रेन भी करते हैं और वो एक्चुअली एलाइड स्किल है, तो वो डीप स्किल करके उनको फिर बाद में उस रोल पे लगाते हैं। बट गिग इकोनॉमी इंडिया में एक्चुअली काफी नया है और जो जिस स्टेज पे अभी वो है उसकी एक्सेप्टेंस आई एम श्योर गुरप्रीत भी मानेंगे मेरे से कि इतनी बढ़ रही है एवरी डे। बट मैं ये नहीं कहूंगा कि एट दिस मोमेंट वो उसका फुल पोटेंशियल वो कंपनीज रियलाइज कर पा रही है। तो आई इन टर्म्स ऑफ नंबर्स थोड़ा टाइम लगेगा, बट एट दिस मोमेंट अगर आप कहेंगे कि क्या कंपनीज ओपन है, दे आर ओपन। अगर कोई अच्छा टैलेंट होगा तो दे आर वो मिलने को तैयार है, हायर करने को तैयार है। पर ऑनेस्टली एट जिस सिचुएशन में आज हम है, उस सिचुएशन में कंपनी स्पेशलिस्ट की तरफ जा रही है जिनके पास ऑलरेडी वो स्किल्स है और वो ऑलरेडी उनको लेवरेज करना चाहते हैं क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग के लिए वक्त नहीं है, ना करंट इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको ट्रेन कर पा रहे हैं। तो दे आर होपिंग कि वो ये लोग ऑलरेडी ट्रेंड हो और वो ऑन द जॉब आके डिलीवरी शुरू करे और प्रोडक्टिव हो जाए। वो बच्चे जो 2020 में पास आउट हुए, वो बच्चे जो 2021 वाले साल में पास आउट होंगे, क्योंकि आप नॉर्मली स्पेशली अब एजुकेशन थोड़ा सा बदल रहा है, थोड़ा सा स्किल्स आप सीखने लगते हैं, लेकिन वो मौका नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में फिर इस नए टैलेंट, इस रॉ टैलेंट को अब क्या करना होगा, इस पर मैं आप दोनों से राय लेना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ी तादाद में बच्चे आएंगे या फिर यूथ आएगा जिनको नौकरियों की जरूरत होगी। फिर कंपनियां कहेंगी आई एम नॉट श्योर कि आपके पास हमारे लिए वो स्किल सेट है या नहीं, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू गेट बैक एंड रनिंग, नॉट इवन स्टार्ट जॉगिंग और वॉकिंग, एवरीवन वांट्स टू स्प्रिंट। तो गुरप्रीत, कैसे ओवरकम किया जाए ये चैलेंज, क्या थॉट्स हैं आपके? राइट हर्षिता, तो हर्षिता इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कुछ कंपनीज होती हैं या प्लेटफॉर्म्स होती हैं, वो स्किल डिस्कवरी का काम करते हैं, वो टैलेंट मैचिंग का काम करते हैं। दैट मीन्स ऑफ कोर्स वहां पे इंपॉर्टेंट होता है कि एक स्किल चाहिए एक कंपनी को, और वो स्किल का जो बंदा है या जो भी इवैल्यूएशन के बेसिस पे उनको मैच कर दिया जाता है। बट और भी प्लेटफॉर्म्स और कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ डिस्कवरी का काम नहीं करते, वो उनका पूरा जॉब साइकिल मैनेज करते हैं। दैट मीन्स कि उनको सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे करंट स्किल्स पे, उन करंट स्किल्स को के कॉरेस्पॉन्डिंग अभी जो अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल है वो मैप करेंगे। फिर जैसे ही उनकी लाइवलीहुड के लिए वो इंपॉर्टेंट है, राइट, उनको इमीडिएट काम चाहिए, जैसे ही वो काम करने लग जाएंगे और उनके पास उतना पैसा आने लग जाएगा कि उनका घर चल जाए, उसी प्लेटफॉर्म पे उनका अपस्किलिंग होना शुरू हो जाएगा। अपस्किलिंग होना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस से दे कैन अपस्किल एंड दे कैन डू बेटर वर्क। मतलब वो और अपना जो करियर की तरफ जो वो देख रहे हैं, जिसपे भी वो आगे करियर बनाना चाहते हैं, उन अपॉर्चुनिटीज पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स
और बनाएं जिसमें इट इज नॉट जस्ट अबाउट टैलेंट एंड एग्जिस्टिंग स्किल मैपिंग बट ऑल्सो कंटिन्यूअस स्किलिंग, वो एक इम्पॉर्टेंट सोल्यूशन है इस पूरी डिलेमा का या इस पूरी प्रॉब्लम का। डॉक्टर हिरे, आपकी एडवाइस क्या होगी, क्योंकि आई एम श्योर आपने भी कई ऐसे रेज्यूमेज या फिर इंक्वायरीज हाल ही में आपके पास आई होंगी। कैसे तैयार किया जाए इस न्यू वर्कफोर्स को? नो, तो मैं गुरप्रीत से सहमत हूँ। कंटिन्यूस लर्निंग जैसे कहते हैं, या कंटिन्यूस स्किलिंग, ये एक अभी बहुत एसेंशियल पार्ट हो गया है। अगर कोई भी अपना करियर बिल्ड करना चाहता है तो उसे कंटिन्यूस लर्निंग और कंटिन्यूस अपस्किलिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो उसके बगैर करियर रहने नहीं वाला है। और हम ये देख चुके हैं, अगर आप लास्ट 10 साल या 15 साल के अगर आप देखेंगे तो बिजनेस जिस तरह से चेंज हुआ है, उसकी पेस ऑफ चेंज अभी बढ़ने ही वाली है आगे, राइट? तो एक ट्रेडिशनल डिग्री आज के डेट पे इतना हेल्प नहीं करेगी जितना वो डिग्री के साथ साथ अगर वो अलग अलग स्किल्स लर्न करे और खुद का करियर बिल्ड करे। तो मेरा तो यही होगा एडवाइस कि अपस्किलिंग एंड कंटिन्यूस लर्निंग एक बहुत एसेंशियल पार्ट है फॉर करियर बिल्डिंग। और इवन अगर आप खुद के बिजनेस भी रन करना चाहते हो तो यू हैव टू हैव मल्टीपल स्किल्स। आपको अपना अलग अलग टाइप्स के स्किल्स बिल्ड करने ही पड़ेंगे और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अप्रोच एक अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर हिरे आपने मेंशन किया था कि ब्लू कॉलर वर्कर्स की सिचुएशन थोड़ी सी अभी भी खराब दिख रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा लार्जली स्लो डाउन देखने को मिला। अब मैं इसे एक अलग कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाहूँगी कि सरकार ने ये PLI स्कीम्स में कितने सारे ऐलान किए हैं और कई कंपनियां बड़े पैमाने पर फिर वो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ऑन ग्राउंड लगाने वाली हैं। क्या वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा? क्या अब अगले 3 महीने नहीं तो अगले 6 महीनों में ये ब्लू कॉलर्ड वर्कर्स की एक बहुत बड़ी डिमांड आती दिखाई देगी? डिमांड तो वापस आएगी। आई थिंक इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, क्योंकि अभी फार्मिंग सीजन भी आ चुका है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप ये लास्ट मंथ और ये मंथ का आप डेटा देखोगे तो इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी दिखने आप देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में ये सिचुएशन चेंज जरूर हो जाएगी। एंड ये जो सारे स्कीम्स गवर्नमेंट्स अनाउंस कर रहे हैं, आई मीन इट ऑल बॉइल्स डाउन टू इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर वो इम्प्लीमेंटेशन सही रहेगा तो मुझे लगता है कि अनदर मतलब 4-6 महीने में सिचुएशन शुड बी बैक टू नॉर्मल। मुझे नहीं लगता इतनी कुछ ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए। ओके, फाइनली मैं आप दोनों से ये समझना चाहूंगी कि जो आप कह रहे हैं कि मार्केट में डिमांड है, वो डिमांड कहाँ है? क्या वो बड़े शहरों में है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे शहरों में है, या फिर वो ये टियर 2 टाउन्स में भी है? क्योंकि पिछले साल हमने ये नोटिस किया था कि बहुत सारे लोग अपने बड़े सिटीज को छोड़कर अपने गांव गए, अपने डिस्ट्रिक्ट्स गए। इस समय गुरप्रीत, आप किन एरियाज में डिमांड देख रहे हैं? किन किन मार्केट्स को आप लार्जली सर्फेस कर पा रहे हैं? हर्षिता, तो इसमें बिफोर मैं सिटीज के बारे में बताऊं, मैं थोड़ा सा एक दो सेक्टर्स कॉल आउट करना चाहूंगा जिससे कि हमारी सिटीज भी कॉल आउट हो जाएंगी। तो एक तो जैसे मैंने बोला कि डिजिटल जो रिमोटली ड्रिवन वर्क है वो एक तरह से रेलेवेंट हो गया है। पीपल आर ओके कि भाई घर से काम किया जा सकता है। पहले काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस और कंप्लायंस के इश्यूज रहते थे। तो अगर ये होने लग गया है तो मेरे जो टियर 3 सिटीज में भी लोग हैं, मेरे जो टियर 2 सिटीज में भी लोग हैं, वो भी मेन स्ट्रीम काम जो कि सेंट्रली चल रहा है उसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं। सो ऑफ कोर्स हमारा जो इवन जो माइग्रेटेड वर्कफोर्स है जो टियर 1 सिटीज से वापस अपने शहर गया, अपने गांव गया है, वो भी काम कर रहा है घर से एज लॉन्ग एज इंटरनेट कनेक्टिविटी करेक्ट है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो हेल्थ केयर सेक्टर्स हैं, एडटेक सेक्टर्स हैं, किराना टेक सेक्टर्स हैं, उनमें भी काफी ज्यादा इंक्रीज होने लग गया है, क्योंकि स्पेशली अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो लोड बढ़ गया है पूरे सिस्टम में। लोड बढ़ गया है एंड इतने हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स नहीं थे जितने हमें चाहिए थे। तो अभी अगर मैं देखूं नेक्स्ट कुछ आने वाले महीनों में, हमें पता है कि जो वेव्स आएंगी उनका ज्यादा इम्पैक्ट टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहेगा, क्योंकि वहां पे वैक्सीनेशन कम हो रही है, क्योंकि इसका इफेक्ट धीरे आ रहा है। तो आई थिंक वहां पे डिमांड हेल्थ केयर में तो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है अगर मैं बात करूं। बट रही बात इन जनरल ओवरऑल, इफ आई टॉक अबाउट टियर 1 सिटीज में भी अच्छी डिमांड आ रही है, बिकॉज जब माइग्रेशन होती है तो एकदम से डिमांड सप्लाई गैप आ जाता है। तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। एंड टियर 2 टियर 3 बाय डिफॉल्ट विल ऑलवेज इंक्रीज। आगे जाके हमारा हर ब्रांड का, हर कंपनी का रीच बढ़ाने का ही ऑब्जेक्टिव रहता है। तो वहां पे भी मुझे लगता है कि डिमांड बढ़ेगा ही आने वाले।
डॉक्टर हिरे, आपके लिए आपको कहाँ लग रहा है ज्यादा डिमांड इस समय दिख रही है, किन मार्केट्स में? सो मेट्रो सिटीज की डिमांड एक्चुअली कंपेयर टू लास्ट ईयर दिस मंथ थोड़ी सेम रही है. सो विच बेसिकली मीन्स कि मेट्रो सिटी की डिमांड अभी रिटर्न आ चुकी है. आई थिंक मेट्रो सिटीज में डिमांड इज बैक, और ये बढ़ना अभी अगर हम वैक्सीनेशन कंटिन्यू करें तो आई डोंट थिंक देयर इज गोइंग टू बी स्टेप बैक. ये बढ़ते ही जाएगी. और जैसे गुरप्रीत ने कहा कि टीयर 2 टीयर 3 इट ऑल डिपेंड्स. अगर वैक्सीनेशन बराबर होती रही तो आई थिंक डिमांड शुड बी वेरी लाइक अगले 2 महीने में वी शुड बी बैक टू नॉर्मल. अगर वैक्सीनेशन में कुछ हर्डल्स आ गए तो थोड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक हमने ये ईयर शुरुआत अच्छी नहीं थी, पर हम जरूर ये ईयर खत्म बहुत अच्छा करेंगे. चलिए, और उसी नोट पर, उसी पॉजिटिव नोट पर मैं आप दोनों से इजाजत लूंगी. डॉक्टर हिरे ने बहुत ही अच्छी चीज कही. भले ही इस साल की शुरुआत फीकी रही हो, निराशाजनक रही हो, लेकिन एक हाई नोट पर 2021 का अंत जरूर होता देखेंगे और जॉब डिमांड और अवेलेबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज वापस लौटने लगी है. बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत एंड डॉक्टर हिरे हमारे लिए समय निकालने के लिए. चलिए, इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही. आपको हमारा शो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं. आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं फेसबुक और ट्विटर के जरिए. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. नमस्कार.